जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का एसएससी सीपीओ के थ्रू सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाते हैं, जितनी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, चाहे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, कोई सी भी फोर्स के अंदर अगर सब इंस्पेक्टर रैंक पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद में उनके पास में आगे बढ़ने के लिए क्या ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर डिपार्टमेंटली एग्जाम से लेके चाहिए उनको सिविल में एग्जाम देना है, कौन कौन से डिपार्टमेंटली एग्जाम दे सकते हैं, क्या उनके पास फ्यूचर बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों एसएससी सीपीओ से जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है तो वो बच्चे को नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या उससे भी ज़्यादा की पढ़ाई किए हुए होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि टैलेंटेड होते हैं सब जितने भी एसएससी सीपीओ से थ्रू जो होते हैं, क्योंकि ये 10th पास की वैकेंसी तो है नहीं, ग्रेजुएट वैकेंसी और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एसएससी ये वैकेंसी करवाती है, तो बहुत कंपटीशन रहता है। तो जो जिन बच्चों के अंदर मतलब टैलेंट होता है, मतलब ऑलराउंड टैलेंट होता है, अब ये भी नहीं बोल सकते सिर्फ रिटर्न का ही टैलेंट होता है उनके अंदर होता है, उनके अंदर रिटर्न का भी होता है, फिजिकल का भी होता है, हर तरफ से टैलेंट होता है, तभी वो एसएससी सीपीओ से सिलेक्ट होता है। तो सिलेक्ट होने के बाद में अगर हम बात करें आपके पास फ्यूचर ऑप्शन की, तो जैसे सबसे पहले तो एक ऑप्शन आपके पास ये होता है, आप डिपार्टमेंटली एग्जाम दे के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अंदर अगर आप चाहे किसी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर भर्ती हो जाते हैं, मैं सिर्फ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर दिल्ली पुलिस वगैरह की बात नहीं कर रहा। इसके अंदर जैसे चाहिए आप सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी है, इन सभी फोर्सेज के अंदर किसी के अंदर भी अगर आपका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी 4 से 5 साल सर्विस के बाद में आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट के लिए देने के लिए आपके पास में ऑप्शन रहता है। तो ये डिपार्टमेंटली एग्जाम देने के लिए आपको 4 से 5 साल नौकरी करनी पड़ती है, साथ में आपका फिजिकल फिट भी रखना है, साथ में आपका सर्विस रिकॉर्ड भी बेटर रखना पड़ता है। अगर आप मतलब 4 से 5 साल नौकरी के अंदर अगर साइड में आपका सिविल वगैरह में कहीं हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करते रहते हैं तो आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम यूपीएससी से थोड़ा सा आपके लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल की भर्ती होती है, लेकिन आप इसके अंदर अगर आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के अंदर फोर्स के अंदर अगर आप रहते हैं सब इंस्पेक्टर से, तो आपकी जो डिपार्टमेंट के लिए जितना कोटा मिलता है, जितनी सीट मिलती हैं, उसके अंदर सिविल का कोई उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। सिर्फ आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट के जो बंदे होते हैं उन्हीं से कंपटीशन करना पड़ता है। अगर आपकी अच्छी तैयारी रहती है तो उसके अंदर आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बन के आप अपने भविष्य मतलब सब इंस्पेक्टर रैंक से बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ जाते हैं। जब आपके साथ वाले को असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए मान के चलो कम से कम भी 20 साल से ऊपर ज़्यादा लग जाती है, उस टाइम पीरियड में आप असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट बन जाते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास डिपार्टमेंटली एग्जाम से। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके अंदर ज़्यादा टैलेंट है और आप मतलब भाई आपको ये लगता है कि जो जॉब है इससे मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो आप सिविल से तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप उसमें यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, सिविल एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आप फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो फोर्स ज्वाइन करने के बाद में आप एनओसी लेके आप जो जिस रैंक के लिए, हायर रैंक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं फोर्स के अंदर, और आपको एनओसी आसानी से मिल जाती है। जब आपके पास एनओसी होती है तो आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो टाइम पीरियड से कितना भी, अगर आपके 1 साल जॉब के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप जॉब छोड़ सकते हैं। अगर आपने एनओसी ले रखी है तो इजीली छोड़ सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ा आपको ये है कि आपको पेमेंट पे करना पड़ता है। जब आप ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ट्रेनिंग चार्ज या फिर आपकी जो 3 मंथ की सैलरी होती है उसमें से जो भी आपका ज़्यादा होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो आपके पास में ये ऑप्शन तो है डिपार्टमेंटली एग्जाम का। डिपार्टमेंट एग्जाम के बाद भी अगर आपके पास टैलेंट है, आप सिविल से कोई सिविल जॉब वगैरह या कोई हाई रैंक की जॉब पा सकते हैं तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के बाद में आपको बेहतरीन टाइम मिलता है। ये भी नहीं है कि जॉब आपकी भाई नाइट ड्यूटी लग रही है, आपको एडम वर्क भी करना है, मेंटेनेंस वर्क भी करना है, ये सब ड्यूटीज़ आपकी नहीं लगती हैं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल वगैरह इसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा, उसमें आपने सब देख लिया और कितना वर्कलोड होता है, क्या क्या ड्यूटी करनी पड़ती है। हर फोर्स का मैंने लगभग वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल भी बेहतरीन है। और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा टाइम आपको कम मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में आपको तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए खूब टाइम मिलता है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है पढ़ने का, आप पढ़ सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही जानकारी थी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास इंस्टाग्राम पे 2-3 मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा एसएससी सीपीओ में सेलेक्ट हो गया, हम ज्वाइन करें नहीं करें, हमारे पास कोई फ्यूचर ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।